गाइस होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हमने जिस क्वेश्चन पे फोकस करना है वो 5.5 है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन है। और आप ये देख रहे होंगे कि परफॉर्मा अगेन इट्स द सेम परफॉर्मा विच वी हैव यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस। तो आज भी परफॉर्मा वही है, बस सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होगा जिसमें आपने क्वेश्चंस में जो रेलेवेंट मटेरियल है वो ध्यान से उठा के इधर पोस्ट करना है। अब क्वेश्चन हमारे पास भी अवेलेबल है। ये 5.5 क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कि बैलेंस शीट की अमाउंट्स पहले से लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ जिस चीज़ को आपने गौर से समझना है वो एक मिस प्रिंट है। यहाँ पर ये 2020 लिखा हुआ है, और साथ ही जब आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो वहाँ अगेन आपको जो डेट नज़र आ रही है वो डेट चेक करें, वहाँ पर भी 2020 है, तो ये मिस प्रिंटेड है। जिस जगह पे अब मैंने पॉइंट आउट किया है यहाँ आपने 2021 समझना है, और सेकंड पेज पर इसका मतलब है जो कुछ भी गिवन है वो सेकंड ईयर के लिए है या क्लोजिंग के लिए, और फर्स्ट पेज पे जो कुछ भी गिवन है वो ओपनिंग है। ओके, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। अब दूसरी बात आपने ये समझना है कि ये पहला एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बनानी है। यहाँ आपको रिक्वायरमेंट में नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बनानी है, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बनाना है, और उसके बाद आपको यहाँ बैलेंस शीट भी बनानी है। ये एक क्वेश्चन है जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर ऑल थ्री रिक्वायरमेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व। अच्छा, अब यहाँ पर जब CGS प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट आप क्रिएट करेंगे तो एक बात सामने रखिएगा कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट होता है ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। दूसरा, ये थोड़ा सा समझिए कि ऑब्वियसली जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बनानी है, प्रॉफिट लॉस भी बनाना है यानी इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो इसमें 3 पेजेस इन्वॉल्व होंगे, वो आप टैली कर लीजिएगा। ओके, जब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जून 20 है तो यहाँ जो कुछ भी गिवन होगा वो सब चीज़ें ओपनिंग होंगी। यहाँ अब अगर आप रीडिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कैश। ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं है, इसको हम बाद में कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हमारे बैलेंस शीट का हिस्सा है। नोट रिसीवेबल बैलेंस शीट का हिस्सा है। प्री पेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट का हिस्सा है। मशीनरी और नीचे कुछ अलग चीज़ें, ये जहाँ मैंने मार्क किया ना ये सिर्फ बैलेंस शीट का हिस्सा है, इनको आप इग्नोर कर दें और हम डायरेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं। अच्छा, जो निशान नहीं लगे वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 2020 से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर मटेरियल लिखा हुआ है, अगर वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, अगर फिनिश गुड्स लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे ओपनिंग है। तो अब आप अपने क्वेश्चन में जाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास मटेरियल लिखा हुआ है जो कि 6500 का है यहाँ पर। तो ये चूँकि मैंने आपसे कहा है कि ये ओपनिंग है, मटेरियल 6500 का है, इसको हम अपने क्वेश्चन में लेकर चलेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री या मटेरियल, और वो अमाउंट हमारे पास 6500 की थी, उस अमाउंट को हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। उससे आगे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स है। वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है कि वो 4000 है, यहाँ से ध्यान से चेक कर लीजिए। वर्क इन प्रोसेस 4000, और चूँकि वो ओपनिंग है तो यहाँ से ढूंढेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और उसकी अमाउंट लिख देंगे जो कि आपके पास है 4000। वही 4000 आप यहाँ पोस्ट कर दें। उससे नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ फिनिश गुड्स हैं, और फिनिश गुड्स की अमाउंट आपके पास 11,700 नज़र आ रही है। आप फिनिश गुड्स यहाँ से ढूंढें और वहाँ पर आप अमाउंट पोस्ट कर दें जो हमने देखी है 11,700। एक दफ़ा दोबारा भी देख लेते हैं, 11,700 वो आपने यहाँ पोस्ट कर दी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें जो आपको नज़र आईं
वो आपने पोस्ट कर दी। अब जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे आपने मटेरियल ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और फिनिश गुड्स तो लिख दिया, नीचे लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो जाहिर है कि ये अभी हमारे काम की नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो तब इसको लिखेंगे। आपने जो सीजीएस के अंदर चीज़ें आ रही हैं ना, सिर्फ उनको उनको पकड़ना है। मटेरियल मशीनरी ये भी हमारे काम की नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको नज़र आ रही है वह है परचेजेस। यस, ये परचेजेस हमारे काम की हैं और ये हमने सीजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिखना है 41820। परचेजेस हमें नज़र आई 41820 और वो हम उसकी जगह पे लिख देंगे 41820। ओके, अब परचेजेस से आगे देखें तो आपको डायरेक्ट लेबर नज़र आ रही है, वो 16,000 है। डायरेक्ट लेबर 16,000, तो डायरेक्ट लेबर में हम वहाँ पोस्ट कर देंगे 16,000। अमाउंट है हमारे पास 16,000, वो हमने वहाँ पर पोस्ट कर दी। अब डायरेक्ट लेबर से आगे जो चीज़ हमें मिल रही है वो है फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट, जो कि 17,480 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अभी हम रीडिंग भी करते हैं। और दूसरा ये देखें, ये सेलिंग कॉस्ट है, यानी कि सेल करने के लिए। और आपको याद होगा कि हमने डिसाइड किया था कि जो चीज़ें सेल होती हैं फैक्ट्री से बाहर होती हैं, ना ये डायरेक्ट होती हैं ना इनडायरेक्ट होती हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि सेलिंग और एडमिन ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा, इनको नहीं लिखेंगे। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मैटर रह गया है वो इस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का है। इसकी अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड कुछ बात लिखी हुई है। तो अब आपने ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। यहीं से मैं भी पढ़ता हूँ, और बेहतर यह है कि आप यहाँ पे बुक अवेलेबल हो तो पहले इसको खुद से पढ़ लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 14,480 है ये बेसिकली वेरिएंस है 1480, यानी कि जैसे हमने कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल एफओएच उसके बाद अप्लाइड एफओएच, और दोनों का जो फ़र्क है वो 1480 है। यहाँ आपको पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल एफओएच दिया हुआ है या अप्लाइड। और आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था कि आपने अप्लाइड से बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मिल रही है उसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को आप चेक करें। यहाँ लिखा हुआ है कि 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 है। तो पता ये चल रहा है कि ये अप्लाइड एफओएच है। और जो ऊपर अमाउंट लिखी हुई है 17,480 ये एक्चुअल एफओएच है। अब दोनों तरह के एफओएच देखिए, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है 100% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपको इसकी निशानी बताई थी कि अगर अप्लाइड एफओएच होगा तो डायरेक्ट लेबर की कुछ परसेंटेज होगी। तो 16,000 ये अप्लाइड है, 17,480 ये एक्चुअल एफओएच की कॉस्ट है। अगर दोनों क्वेश्चन के अंदर दी हुई तो आपने अप्लाइड से क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे 17,480 का क्या करना है। तो आपने 16,000 की जो अमाउंट है वो आपके पास अप्लाइड एफओएच है। क्वेश्चन में जाएं, वहाँ एफओएच यहाँ लिखा हुआ है और उसकी जगह पर आप 16,000 यानी 100% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो आपने कैलकुलेट कर ली। ये डायरेक्ट लेबर 16,000 थी और 100% ही एफओएच वो 16,000 आपने लिख दिया। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डेट इधर लिखी हुई है वो मिस प्रिंट है, उसको आपने 2021 कर लेना है। इसका मतलब है कि इससे नीचे जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी क्लोजिंग है। यहाँ पर आपको जो मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है ये सारे क्लोजिंग है। इनके सामने जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो हम क्लोजिंग में डालते हैं। पहले मटेरियल की लिखा हुआ है 3520, तो हम मटेरियल क्लोजिंग में जाएंगे और वहाँ पर 3520 लिख देते हैं। ये मटेरियल क्लोजिंग आ गया। सेकंड अमाउंट 2500 है, वो वर्क इन प्रोसेस की थी। अब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग ये है और वहाँ पर हम 2500 वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वो लिख देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट अवेलेबल है वो 10,000 है और वो आपको पता है लास्ट फिनिश गुड्स हैं। तो क्लोजिंग होने की वजह से 10,000 आप क्लोजिंग में डाल देंगे फिनिश गुड्स में यहाँ। अब हमारी अमाउंट्स जो हैं वो सारी कंप्लीट हैं, यानी कि जिस तरह हम सारे क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस की तरह सारी अमाउंट्स कंप्लीट है। इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा
तो आपको कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नज़र नहीं आए, इस क्वेश्चन में कोई रिटर्न्स नज़र नहीं आई, बस आपने उनको क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद हमने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। तो पहली कैलकुलेशन जो आपके पास आएगी वो यहाँ देखें, ये ओपनिंग स्टॉक है, उसमें आपने परचेजेस को ऐड करना है और ये जो क्लोजिंग है इसको लेस करना है। पहले आप सिंपल ये करें कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर लें और आपने ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्लस करना है परचेजेस को, और चूँकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रिटर्न्स नहीं है तो बस आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद आपने जब मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट निकालनी है तो आंसर में क्लोजिंग को माइनस करना है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल को, वो आपने पुट आउट कर दिया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो आपने ऐड करनी है, तो आंसर में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो आप ऐड कर दें। नेक्स्ट आपके पास FOH है जो कि ऐड करना है, तो आप आंसर में FOH को ऐड कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है वो भी ऐड होता है, तो आंसर में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इसको ऐड कर दें। फिर नेक्स्ट है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, तो आप आंसर में वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है चूँकि तो लेस कर दें। फिर नेक्स्ट में आपके पास फिनिश गुड्स ओपनिंग है, ओपनिंग होने की वजह से ये प्लस होगा, आंसर में प्लस कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स। और लास्ट में आपके पास फिनिश गुड्स क्लोजिंग है, उसको आप लेस करना है क्योंकि क्लोजिंग है, तो आंसर में फिनिश गुड्स क्लोजिंग आप लेस कर दें। इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया CGS का दैट इज़ 80,000। ओके, पिछले सारे क्वेश्चंस के अंदर या तो FOH की ऐसे एक लिस्ट दी होती थी, वहाँ से एक्चुअल FOH कैलकुलेट होता था, या अप्लाइड FOH होता था। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्चुअल FOH भी है और अप्लाइड FOH भी है। चूँकि उन्होंने लिस्ट बनाने की बजाय ख़ुद ही आपको बता दिया कि एक्चुअल FOH जो है वो अमाउंट कर रहा है 17480, और जो अप्लाइड FOH है वो हमने 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट किया, वो आपको लग रहा है 16,000। अब आपने यहाँ ये चेक करना है कि ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। फोकस आपने सिर्फ अप्लाइड के ऊपर रखना है। अगर तो अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड, अगर अप्लाइड ज़्यादा तो ओवर अप्लाइड। यहाँ आप चेक करें कि अप्लाइड कम है, इसलिए जो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ रहा है वो अंडर अप्लाइड है। और अंडर अप्लाइड कितना है, आप जो एक्चुअल FOH है उसमें से माइनस कर दें अप्लाइड को, तो आपको नज़र आ रहा है 1480, ये आंसर है अंडर अप्लाइड का। अब होना ये चाहिए था कि आप इस जगह पे जाते और अंडर अप्लाइड को चूँकि आपने सीखा है कि प्लस करना है तो यहाँ पर प्लस कर देते। लेकिन अब एक चीज़ आपने गौर से यहाँ पढ़नी है, वो आपसे ये डिस्कस कर रहा है कि जितना भी अंडर या ओवर अप्लाइड FOH है वो सारे का सारा आपने प्रोडक्शन को चार्ज करना है। अब आपने गौर से एक लाइन देखनी है, ये पढ़ें। यहाँ पर वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है इंटायर प्रोडक्शन, यही मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि जितना भी वेरिएंस आपको नज़र आए वो सारा का सारा वेरिएंस आपने पूरी प्रोडक्शन को चार्ज करना है। अब पूरी प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंटायर प्रोडक्शन, ये क्या चीज़ होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है क्या वो प्रोडक्शन होती है। अगर मटेरियल लेट्स से गारमेंट्स फैक्ट्री है और आपके पास बहुत हज़ारों मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है लेकिन वो अलमारी में पड़ा हुआ है सिर्फ, और उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो क्या उसे प्रोडक्शन कहेंगे। तो वहाँ पर भी डिसाइड हुआ कि खाली जो मटेरियल है इससे प्रोडक्शन नहीं कहते। और दूसरा, खाली लेबर, अगर मटेरियल अलहदा पड़ा हुआ है और लेबर एक जगह पे जस्ट दे हैव सेट डाउन और दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल, तो क्या लेबर को प्रोडक्शन कहेंगे, तो आंसर फिर नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड तो हम कहते ही उसको हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए ये भी प्रोडक्शन नहीं है। तो आगे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि जैसे ही आपने काम स्टार्ट किया तो मटेरियल भी यूज़ होना शुरू हो गया, लेबर भी यूज़ होना शुरू हो गई, तो प्रोडक्शन की एक्चुअल जो बिगनिंग होती है वो वर्क इन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इससे आगे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्शन में ही आते हैं। और आपको ये बात पता है कि वर्क इन प्रोसेस के आगे दो ही चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जो वर्क इन प्रोसेस है, एक ये डॉट डाल देते हैं, वर्क इन प्रोसेस ये, और उससे आगे क्या होता है, फिनिश गुड्स ये, और उससे आगे क्या होता है, CGS। ये जो तीन चीज़ें हैं ये बेसिकली आपको प्रोडक्शन कहलाती हैं, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और CGS। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने जो वेरिएंस आया हुआ है, जो अंडर अप्लाइड आया हुआ है 1480, जो अंडर अप्लाइड आया हुआ है 1480, इसको आपने एंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करना है। और प्रोडक्शन हमने देख लिया, प्रोडक्शन तीन चीज़ों का नाम है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और CGS, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब आप अपने क्वेश्चन में भी जाके देखें कि जो वर्क इन प्रोसेस की एंट्रीज़ हैं उनकी अमाउंट क्या है। सबसे पहले ये क्लोजिंग में जाएं और वहाँ वर्क इन प्रोसेस लिखा है 2500, तो 2500 सिर्फ याद रखने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं। फिर आगे आपको जो चीज़ चाहिए वो फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग वो 10,000 है, तो आप फिनिश गुड्स के आगे यहाँ पे पोस्ट कर दें कि वो 10,000 है। और उसके बाद जो लास्ट रह गया CGS वो भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है 80,000, तो उसको 80,000 को आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। अब ये तीन चीज़ें हैं जो एंटायर प्रोडक्शन कहलाती हैं, और इन तीनों चीज़ों में ही हमने उस वेरिएंस को बांटना है, क्योंकि वेरिएंस टू बी चार्ज टू एंटायर प्रोडक्शन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वेरिएंस आया है वो वेरिएंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, इस वेरिएंस को आपने इन तीन के अंदर बांटना है। अब वो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, रेशो और प्रपोर्शंस हैं, नीचे आपको रेशोज़ दी हुई हैं और इन रेशोज़ के मुताबिक ये 1480 इन तीनों के अंदर बांटना है। और उसका तरीकाकार क्या है, आप सबसे पहले इन रेशोज़ का टोटल कर लें। आप सम कर रहे हैं इन तीनों प्रपोर्शंस का और उस टोटल को आप यूज़ करेंगे, वो टोटल आपके पास आ गया 92500। अब आपने एक्चुअली 1480 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा कितना है 2500, और इसको डिवाइड करना है टोटल पर, और टोटल आपके पास जो आया वो 92,500 है, वो आप लिख दें। यानी कि इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड आपने टोटल पे करना है। ये जो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है वहाँ चेक करें, 1480 ये वेरिएंस था यानी कि अंडर अप्लाइड था, और 2500 जो है ये सिर्फ वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है, और 92500 ये तीनों की प्रपोर्शन का टोटल है। इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई, टोटल पे डिवाइड, तो पहला आंसर हमारा 40 आ गया। इसी तरह से आपने 1480 को वर्क फिनिश गुड्स में भी डिवाइड करना है। फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग है वो 10,000 है, और इसको डिवाइड उसके टोटल पे करना है जो कि 92500 है। ये फिनिश गुड्स का हिस्सा आ गया, और उसके बाद CGS का हिस्सा। तो ऐसे ही आपने 1480 जो अंडर अप्लाइड है उसको CGS के हिस्से यानी 80,000 से आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड टोटल पे करना है जो 92500 है, तो आपके पास आंसर आ गया 1280। अच्छा, अब आपने करना क्या था, ये जो अंडर अप्लाइड आया हुआ है सिंपल इसको यहाँ पे प्लस करना था, लेकिन अब वो कह रहा है कि 1480 को आपने नहीं डालना, 1480 को एंटायर प्रोडक्शन में डालना है। तो फिर आप यहाँ से चेक करें CGS के हिस्से में कितना आया, वो सिर्फ 1280। इसका मतलब 1480 में से जो सिर्फ 1280 है इसी को ही CGS में आपने ऐड करना है, क्योंकि अंडर अप्लाइड 1280 CGS का हिस्सा है। ओके, अब यहाँ आप इसको पोस्ट कर दें कि ये जो अमाउंट आप लिख रहे हैं ये है क्या, ये अंडर अप्लाइड है, और अंडर अप्लाइड आपने पहले ही पहचान लिया था कि अप्लाइड अगर कम हो तो वो अंडर अप्लाइड, अब अप्लाइड चूँकि कम है तो ये अंडर अप्लाइड हो गया, और अंडर अप्लाइड FOH को आपने क्या करना होता है, प्लस। तो यहाँ पे आप साइन भी डाल दें कि ये प्लस का है, और फिर आप फाइनल अपनी जो CGS कैलकुलेट करने के लिए जो पिछला आंसर है CGS का उसमें प्लस कर दें अंडर अप्लाइड को, तो ये एक्चुअली आपके पास अमाउंट आ गई 81280 जो आपकी एक्चुअल CGS है। तो फिर ये कौन सी CGS है, इसको चूँकि आपने अज्यूम करके FOH लिखा हुआ था, ये रॉन्ग CGS है और इसका नाम आपने नॉर्मल रख देना, नॉर्मल CGS। और जो आपके पास अंडर अप्लाइड एडजस्ट करने के बाद ये वाली CGS आई हुई है, इसका नाम आपने
मैं यहीं से ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा आपने चेंज करना है, इसका नाम नॉर्मल रखने की बजाय आपने एक्चुअल CGS का नाम दे देना है। लें जी, आपकी CGS यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और इस CGS को पहले रुक के अच्छी तरह से समझें कि हमने इसमें क्या कैलकुलेशंस की हैं और उन कैलकुलेशंस को समझ के फिर आपने आगे चलना है। यहाँ पर ये जो 80,000 था ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, अंडर अप्लाइड 1280 को जमा किया और आपके पास फाइनल 8120 CGS आ गई। 3 पार्ट्स में से CGS पहला था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। ओके जी, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने सेल्स लिखनी है, उसके बाद आपने लेस करना है CGS को और फिर जो आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट का नाम आप दे सकते हैं और उसमें से आपने लेस करना है। सबसे पहले देखिए सेल्स लिखी, सेल में से CGS लेस की और CGS में से लेस करना है ऑपरेटिव या ऑपरेटिंग, और दूसरा कौन सा नाम था, अदर एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ना तो डायरेक्ट होते हैं ना इनडायरेक्ट होते हैं फैक्ट्री के हिसाब से, उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने लेस करना है। अब अपने पूरे क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर सेल्स किधर गिवन है। तो हम इस पेज पे आए और यहाँ पर आपको इस साइड पर जो अमाउंट मिल रही है वो आपके पास सेल्स है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की हुई है उसके अंदर सेल्स है और वो आपके पास 1 लाख रुपीज़ की दी हुई है। वही सेल्स आप लें और यहाँ पर पोस्ट कर दें 1 लाख। अब चूँकि सेल की कोई रिटर्न हमें नज़र नहीं आई और ना ही कोई डिस्काउंट ऑन सेल था, तो 1 लाख हमारे पास टोटल सेल्स आ गई। ओके, और उसके बाद आपने CGS लिखना था और CGS का जो फाइनल आंसर आया हुआ है वो 81280 है। वो आप यहाँ लिख दें 81280 और सेल में से CGS को लेस करना है, वो इस कॉलम में आप कर दें। सेल्स में से लेस करना है CGS को, यहाँ पर पहला आंसर आ गया। अब जो अदर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनका भी निशान हमने लगाया हुआ था, वो इसी इंफॉर्मेशन में जो सबसे नीचे वाली 2 चीज़ें थी उनको देखें। ये सेलिंग कॉस्ट है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, यानी 1200 और 1080। 1200 पहली है और नीचे है 1020। अच्छा, इनके आपने लेफ़्ट साइड पे नाम भी लिखने हैं, वो नाम आप लिख लीजिएगा। और चूँकि यहाँ पे लाइन इस तरह से एडजस्ट करनी है तो नाम आपने दोनों के लिखने हैं। तो 1200 को नीचे लिख के उसका नाम, 1020 को लिख के उसका नाम। अब टोटल जो हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको हमने यहाँ करना है और उनको भी जैसे मैंने आपको पहले कहा लेस करना है। पहला एक्सपेंस 1200 था और दूसरा एक्सपेंस 1020 था। इस तरह टोटल एक्सपेंसेस हो गए 2220। और ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस। और उनके साथ भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले लेस। तो आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है उसमें से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए तो ये आपके पास आपकी इनकम आ गई 16,500। हमने आंसर नहीं चेक किए तो पहले हम आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले आपने ये आंसर चेक करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कि ये ठीक है या नहीं। बुक पे वापस जाते हैं और पहला आंसर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है, वो आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ये एक्चुअल है 81280, 81,280। तो हमारा आंसर भी 81280 है। और दूसरा आंसर जो आपने चेक करना है वो ये इनकम स्टेटमेंट का है। इस आंसर को भी हम देखते हैं बुक के अंदर। ये नेट प्रॉफिट का आंसर है और वो नेट प्रॉफिट का आंसर भी हमें नज़र आ रहा है, वो 16,500 है। तो इसका मतलब है कि हमारे 2 काम कंप्लीट हो गए हैं। और पहला हमने CGS कैलकुलेट किया, वो आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। और दूसरा आंसर हमारा इनकम स्टेटमेंट का है, इसका जवाब आपने नेट प्रॉफिट लिख देना है। अब हम फोकस करेंगे अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। आप यहाँ पर वीडियो को रोकें, पहले ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है इतनी, इसको ज़रा दोबारा देखें कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इसके अंदर सेल में से CGS लेस करके बाकी के जो बचे कुछ एक्सपेंसेस हैं उनको भी लेस करना होता है। छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है, देखें और स्टॉप करके समझ के फिर दोबारा वीडियो ऑन कर दें। उतनी देर में हम बैलेंस शीट की तरफ आते हैं।
ओके, अभी तक जो बैलेंस शीट्स आपने बनाई हैं उनमें आप एसेट्स को एक तरफ लिखते हैं और उनके सामने आप लाइबिलिटीज़ लिखते थे। एसेट एक तरफ लिखते थे, लाइबिलिटीज़ एक तरफ लिखते थे, वो भी ठीक है, आपका दिल करे तो उस तरह से बना लें। अब चूंकि जगह के हिसाब से मैंने इसकी डिवीजन की हुई है तो मैं एसेट्स ऊपर वाली साइड पे बना रहा हूँ और लाइबिलिटीज़ को मैं नीचे वाली साइड पे बना रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका दिल करे तो पेज पे बना के एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटीज़ बना दें, आपका दिल करे उसी पेज पे ऊपर की तरफ एसेट्स और नीचे की तरफ लाइबिलिटीज़ बना दें। अब अपना आप क्वेश्चन चेक करें, उसके अंदर बना बनाया सारा कुछ अवेलेबल है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स हैं। हम पहले इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कैश है 28200। यहाँ पर एसेट साइड पे आप जाएंगे और लिखेंगे कैश और वो अमाउंट आपके पास है 28,200, 28200, उसको पोस्ट कर दिया। अब सिर्फ देख देख के अमाउंट्स ही पोस्ट करनी है। अकाउंट रिसीवेबल है 41,000 का, तो आप सेकंड में अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे और इतना लिख देते हैं बस, अकाउंट रिसीवेबल, और उसकी अमाउंट है 41,000। अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट आप लिख दें 41,000। नेक्स्ट आपके पास है नोट रिसीवेबल जो 23,000 के हैं, तो पहले ही अमाउंट लिख दें 23,000 और वो है नोट्स रिसीवेबल, उसको भी आपने पोस्ट कर दिया। और उससे नेक्स्ट आपके पास है मटेरियल वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। आप गौर से मेरी बात समझिएगा, ये मटेरियल वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स ये ओपनिंग है और बैलेंस शीट के अंदर हमेशा आपने क्लोजिंग को लिखना है, तो इसलिए ये तीनों चीज़ें हमारे काम की नहीं है, इनको नहीं अभी लिखना। ये चूँकि सारे के सारे ओपनिंग है डेट के हिसाब से। नेक्स्ट जो आपके पास है वो प्रीपेड है और प्रीपेड को आपने लिखना है। प्रीपेड एक्चुअली एसेट होता है, 200 रुपीज़ का प्रीपेड, वो भी आप एसेट्स के साथ ही यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड और वो 200 रुपीज़ का है, उसको आप यहाँ पर 200 पोस्ट कर दें। ओके जी, नेक्स्ट आप चलें, वहाँ पर लिखा हुआ है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। टाइम बचाने के लिए मैं आपको खुद ही पहले दिखाने लगा हूँ। यहाँ मशीन लिखी हुई है और इसके ऑपोजिट ही आप देखें कि डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, और ये डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में नहीं है। अब याद करें एडजस्टमेंट 2 दफ़ा आती थी, यहाँ पर एडजस्टमेंट सिर्फ एक दफ़ा आई हुई है, इसलिए इसके 2 इफ़ेक्ट नहीं होंगे, एक ही इफ़ेक्ट होगा। और वो बैलेंस शीट में जो मशीनरी है उसमें से डेप्रिसिएशन को आप लेस करके लिखेंगे। अब आपके पास जो मशीनरी है वो 93,500 है, तो पहले आप यहाँ पर 93,500 दिखाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, आपने उसको तरीके के साथ ही लिखना है। मशीन आपके पास 93,500 की है और उसमें से जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो आपने लेस करनी है, और वो डेप्रिसिएशन आपको अपने राइट वाले पेज पे नज़र आ रही होगी 20,000, सबसे नीचे लिखी हुई है डेप्रिसिएशन 20,000। तो आपने 93,500 में से डेप्रिसिएशन 20,000 ये लेस करनी है, और चूँकि मैं लिख के बता दिया आपको और मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। और क्या अमाउंट थी, 93,500 एसेट की अमाउंट थी, उसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन आपने लेस करके यहाँ लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ है। आगे हमने लिखा हुआ है मटेरियल परचेज्ड, जो पहले ही सीजीएस का हिस्सा बन गया हुआ है। डायरेक्ट लेबर, ये भी सीजीएस का हिस्सा बन गया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी सीजीएस का हिस्सा बन गया हुआ है। सेलिंग कॉस्ट हमने इनकम स्टेटमेंट में लिख दी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमने इनकम स्टेटमेंट में लिख दी। तो अब ये जो कंप्लीट ये वाला हिस्सा है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो दूसरी साइड है उसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है नोट्स पेएबल, ये भी पेएबल, ये भी पेएबल, तीनों वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं पेएबल, फोर्थ वर्ड भी पेएबल नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे लाइबिलिटीज़ का हिस्सा हैं। तो अब हम इनको लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं। सबसे पहले नोट्स पेएबल है। आप अगर परमिट करें तो मैं इसको ज़रा शॉर्ट में लिखूं ताकि टाइम बचे। ये नोट पेएबल है पहला, और उसकी अमाउंट है 3200। तो नोट्स पेएबल की अमाउंट आप लिख दें 3200।
नेक्स्ट आपके पास जो गिवन है वो अकाउंट पेएबल है 12,350। तो पहले आप 12,350 लिख दें और उसको आप नाम दे दें अकाउंट पेएबल का। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है वो टैक्स पेएबल है 2,000 रुपीज़ की। तो आप यहाँ टैक्स पेएबल लिख दें 2,000 और इंग्लिश वैसे आप लोग खुद लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। टैक्स पेएबल आपके पास 2,000 है और उससे नेक्स्ट है 1,020, ये रेंट पेएबल लिखा हुआ है 1,020, ये आप लिख लें रेंट पेएबल है। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेल्स लिखी हुई हैं और ऑलरेडी आप लोग सेल्स पहले ही लिख चुके हुए हो। उससे आगे लिखा हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल 1,00,000 रुपए का ये कैपिटल स्टॉक है 1,00,000 रुपीज़ का, ये आपके पास पहले नहीं लिखा तो इसको आपने कैपिटल को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर पोस्ट करना है। थोड़ा सा फ़र्क करके हम लिखेंगे, ऊपर चूँकि करंट लायबिलिटीज़ हैं कैपिटल को अलहदा लिखना है। आप यहाँ कैपिटल लिखें और उसकी अमाउंट आपको पता है कि 1,00,000 है। उससे आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो रिटेन्ड अर्निंग है 4,750। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? जो कारोबार में आपने कमाई की लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेन किया, आपने बिज़नेस में रहने दिया, ये भी आपकी लायबिलिटी है और चूँकि कैपिटल के साथ लिखी हुई है तो 4,750 ये लायबिलिटी है। थोड़ा सा फासला छोड़ के लिख देते हैं 4,750, कंफर्म कर लें 4,750 है और ये आपके पास है रिटेन अर्निंग, इसका नाम लिख देते हैं। ओके, अब आपको ये याद है कि कैपिटल में क्या करते थे? कुछ चीज़ें प्लस करनी है और कुछ चीज़ें माइनस। तो प्लस करने वाला नेट प्रॉफिट था जो पहले ही आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इंग्लिश में लिख देते हैं ऐड नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट यहाँ ऊपर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी 16,500, तो वही 16,500 आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ओके, अब हमने जो चीज़ें भी अवेलेबल लिख दी थी, नेक्स्ट पेज पे देखें कि अगर कोई और चीज़, ये वाला पेज जो है लेफ़्ट वाला ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो राइट वाला पेज है उसके अंदर आपको जो काम की चीज़ मिल रही है जिसका बैलेंस शीट से कोई रिलेशन बन रहा है वो ये है जो आपके क्लोजिंग हैं मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ये कैसे आपके एसेट हैं? अगर मटेरियल बच गया और लेट्स से कि आपके पास वो जो गारमेंट्स फैक्ट्री है उसमें थानों की सूरत में कपड़ा बच गया, वो आपका एसेट है। फिनिश गुड्स का मतलब पैकिंग में मटेरियल पड़ा हुआ है, वो आपके पास बच गया। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि ट्राउज़र तो सिला हुआ है लेकिन शर्ट नहीं सिली हुई, ज़ाहिर है, लेकिन वो भी कपड़ा है, तो वो आपके एसेट है। ये तीनों आपके एसेट्स हैं मगर इनमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स ये तीनों आपके एसेट्स हैं मगर वो ट्विस्ट क्या है वो अब हमने इसको समझना है। पहले हम ये लिख लेते हैं मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। जो अमाउंट्स हैं वो 3,520 मटेरियल क्लोजिंग है। यहाँ पर आप पहले इसको लिख लें मटेरियल क्लोजिंग। और अब मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ वो कुछ चीज़ें आपकी पिछली याद आनी चाहिए। 3,520 है, 3,520, लेकिन इसके अंदर आपने जो बात समझनी है वो क्या है? हमने अभी पहले ये वाला काम किया हुआ है, इस काम के अंदर हमने वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा, फिनिश गुड्स का हिस्सा और सीजीएस का हिस्सा लगाया हुआ है। आपने याद रखना है, आप थोड़ी देर के बाद में ये आपसे डिस्कस करना है वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। चूँकि इसके अंदर मटेरियल है नहीं तो मटेरियल आप डायरेक्ट 3,520 बाहर लिख दें। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको अमाउंट दी हुई है वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है और उसकी अमाउंट यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको 2,500 है, तो आपने वही 2,500 यहाँ पर लिखनी है। मगर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वर्क इन प्रोसेस का ये कुछ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपने कैलकुलेशंस की थी। जो अंडर अप्लाइड है वर्क इन प्रोसेस का वो 40 रुपये उसका हिस्सा है। वही जो 40 रुपये हैं आपने यहाँ पर भी
वर्क इन प्रोसेस में ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा, अच्छी तरह समझिएगा पॉइंट को कि क्या है। जैसे आपने ये 3 हिस्से बनाए थे, इन 3 हिस्सों में ये वाला जो 1280 था ये तो CGS में चला गया था। ये जो 2 चीज़ें हैं ये अभी रहती थी, वो हमने बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोसेस जो हमारा क्लोजिंग है उसके अंदर उसका हिस्सा जमा करके यहाँ लिख देना, और वो हमारे पास आ गया वर्क इन प्रोसेस 2540। यानी आपने क्या किया, 2500 में 40 प्लस किए। इसी तरह से अब सेकंड जो रह गया वो फिनिश गुड्स हैं, और उन फिनिश गुड्स की जो क्लोजिंग की अमाउंट है वो यहाँ पे आपको थर्ड में नज़र आ रही है 10,000 है। लेकिन उस 10,000 के अंदर आपने अंडर अप्लाइड वाला जो हिस्सा है वो चेक करें, वो कितना है। यहाँ देखिए ये 1280 आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपने ये 160 ऐड किया हुआ है। ये किस चीज़ का हिस्सा है, ये फिनिश गुड्स का 160। तो वही जो फिनिश गुड्स का 160 है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। CGS वाला हिस्सा आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो इसकी अमाउंट आपके पास आ गई 10,160। लें जी, हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड भी अब कंप्लीट है और लाइबिलिटी साइड भी अब कंप्लीट है। अब हमारा काम ये बनता है कि हमने इनको प्लस करके देखना है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ठीक है या नहीं है। अच्छा जी, बेहतर ये है कि आपने जो ये ऊपर वाली करंट वाली चीज़ें हैं ये इनको अलहदा जमा कर लें, और जो नीचे आपके पास क्लोजिंग है इनको आप अलहदा जमा कर लें। ज़्यादा बेटर यही है, वरना इनको इकट्ठे भी जमा किया जा सकता है। तो मैं आपको अलहदा जमा करके देता हूँ ताकि करंट एसेट्स अलहदा जमा हो जाएं और फिक्स एसेट्स अलहदा जमा हो जाएं। तो पहले ये करंट एसेट्स वाले हैं, इनको हम सम कर लेते हैं। ये अमाउंट 28,200 से लेकर प्रीपेड तक, ये अलग हमने इनको प्लस कर लिया। और उसके बाद जो ये फ़िक्स वाले हैं एक लिहाज से, इनको हमने अलहदा सम कर लेना। जो 73,500 से शुरू होके 10,160 तक है, इनको आप अलहदा प्लस कर लें। और फिर फाइनल करंट और फ़िक्स्ड एसेट्स को प्लस कर लें। ये आपके पास करंट एसेट्स हैं, इनमें प्लस करें फ़िक्स्ड एसेट्स को, तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो है 182,120। अब ये बैलेंस शीट का आंसर हम देख लेते हैं पहले कि वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है बैलेंस शीट का आंसर, वो भी 182,120 है। ये आंसर आपको नज़र आ रहा है बैलेंस शीट का 182,120। तो 182,120 वही आंसर हमारे पास यहाँ है। इस तरह से हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। ओके जी, अब हम लाइबिलिटी साइड देखते हैं। ये भी करंट और फिक्स अलग-अलग करें तो ज़्यादा बेटर है, इकट्ठे भी किए जा सकते हैं। ये वाला पहला जो सम है ये करंट लाइबिलिटीज़ का है, उसको आपने अलहदा लिख लिया। और जो ये है ये फ़िक्स लाइबिलिटीज़ थी, इनका आप सम अलहदा करके लिख दें 1 लाख से लेकर 47 तक। तो आपके पास करंट और फिक्स का टोटल आ गया। और फाइनली जो आपने आंसर निकाल दिया, आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें आपने प्लस करना है ये जो फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं, और देखें अब आपका आंसर है 182,120। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट भी 182,120 आ गई। और देखें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं पे भी ज़ीरो कम नहीं लगा, कहीं पे भी अमाउंट गलत नहीं हुई। हमने थोड़ा सुकून के साथ काम किया और अपने आप सारे आंसर्स पहली दफ़ा में ठीक हुए। यहाँ से आप चेक करें, हमारा पहला आंसर था 81,280। फिर उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट का आंसर निकाला 16,500, और फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड 182,120, 182,120 लाइबिलिटी साइड। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अब इसको आपने एक पेज पे करना है या 2 पेजेस पे करना है, ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश करके देना है। पहला जो आपके पास है वो CGS है, दूसरी जो चीज़ आपके पास है वो इनकम स्टेटमेंट है, तीसरी चीज़ बैलेंस शीट की एसेट साइड है, चौथी चीज़ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है। ये आप बनाइए और मुझे चेक कराइए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको एक ही दफ़ा में नहीं देखना, एक एक दो स्टेप्स करें रोकें, एक एक दो स्टेप्स करें रोकें, और फिर जब कंप्लीट हो तो दोबारा इसका व्यू करें। कोई मुश्किल हो तो मुझे दोबारा बताइए कमेंट्स में, और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी क्वेरी सॉल्व कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।